नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपकी अध्यापिका डॉक्टर ज्योति शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अध्याय 7 जीवों में प्रजनन। अंकभार है इसका 7। बच्चों ये पाठ वैसे तो बहुत बड़ा है, 3-4 वीडियोस को समझाने में लग सकते हैं मुझे, पर इन वीडियोस में मैंने कोशिश की है कि मैं अपने संक्षिप्त रूप से आपको आने वाले जो बोर्ड में आने वाले अधिकतर क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन में करवा पाऊँ। तो आप जल्दी जल्दी से देख लीजिए, संपूर्ण पाठ को अपन पूरा करते हैं। पहला प्रश्न जो है कि राइजोपस में अलैंगिक जनन किस प्रकार होता है। तो बच्चों, राइजोपस जो है वो एक कवक है जो ब्रेड पर, रोटी पर जो हम काली काली परत देखते हैं, स्पेशली बरसात के दिनों में, तो वो राइजोपस ही होता है। तो राइजोपस वैसे तो कवक जाल के रूप में होता है, पर ये बीजाणुधानी बना लेता है। ये बीजाणु, ये तंतु के रूप में ये उठ खड़े हुए हैं और ये जो गोल गोल बनी हुई है ये बीजाणुधानी है। इस बीजाणुधानी में बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणुधानी जब फट जाती है तो इसमें से बीजाणु मुक्त होते हैं और जहाँ पर भी ये गिरते हैं, अगर इन्हें अनुकूल वातावरण मिल जाता है, यानी कि भोजन मिल जाता है, नमी मिल जाती है, तो वहाँ ये अंकुरित होकर और नया कवक जाल बना लेते हैं। तो इस प्रकार से राइजोपस में बीजाणुओं के द्वारा अलैंगिक जनन संपन्न होता है। अलैंगिक जनन तो जानते हैं ना बच्चों। अलैंगिक जनन यानी कि वह जनन जिसमें एक ही प्राणी की आवश्यकता होती है, दो प्राणियों की आवश्यकता नहीं होती। मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी प्राणी जो होता है वो अलैंगिक जनन संपन्न कर सकता है। दूसरा है हाइड्रा में अलैंगिक जनन को समझाइए। हाइड्रा बहुत ही निम्न वर्गीय प्राणी होता है। ये देखिए इस तरह से, यह हाइड्रा का शरीर है और ये इसके स्पर्शक है। तो जब हाइड्रा में छोटे बटन समान संरचना निकलती है तो उसे हम मुकुल कहते हैं। जैसे हमारा मस्सा हो जाता है, थोड़ी सी त्वचा ऊपर उठ जाती है, उसी तरह से इसके अंदर मुकुल निकलता है। इस मुकुल में थोड़े दिनों बाद ये स्पर्शक आ जाते हैं और कुछ दिनों बाद ये मुकुल अपने मात्र हाइड्रा से अलग होकर नया जीव बना लेता है। तो इस प्रकार से ये मुकुलन के द्वारा हाइड्रा में अलैंगिक जनन संपन्न होता है। अब आता है कि ब्रायोफिलम में कायिक जनन को समझाइए। ब्रायोफिलम एक पौधा है बच्चों। कायिक जनन आप समझते हैं कि कायिक भागों से, तो पौधे के कायिक भाग कौन कौन से हुए? जड़, तना और पत्ती, ये पौधे के कायिक भाग हैं। तो इन भागों से जो जनन होता है, जो पौधों की वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि होती है, उसे कायिक जनन कहते हैं हम। और ब्रायोफिलम जो है वो, उसमें जैसे नीम की पत्ती होती है, हमारे बहुत सारी खांचे होती हैं, उसी तरह की बहुत सारी खांचों वाली इसकी पत्ती होती है। उन खांचों में सुप्त कलिकाएं स्थित रहती हैं। जब ये पत्ती टूटकर नीचे गिरती है तो तब इसे मिट्टी मिल जाती है, नमी मिल जाती है। तो ये उस मिट्टी में दब करके और पानी ग्रहण कर करके वो जो कलिकाएं होती है, सुप्त कलिकाएं, वो जागृत हो जाती हैं और नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से ब्रायोफिलम में कायिक जनन संपन्न होता है। फिर है द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर बताइए। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, द्विखंडन का मतलब दो भागों में टूटना और बहुखंडन का मतलब बहुत सारे भागों में टूटना। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा और प्लेनेरिया में पाया जाता है। यहाँ देखिए, जैसे ये अमीबा का चित्र मैंने बनाया है। अमीबा में एक केंद्रक है। जब इसे अपनी संख्या बढ़ानी है द्विखंडन के द्वारा, तो ये जो केंद्रक है वो धीरे धीरे लंबा होता हुआ दो भागों में बढ़ता जाता है। लास्ट में ये दो भागों में बढ़ जाता है। जब ये दो भागों में बढ़ जाता है तो इसका जीव द्रव्य और जो अन्य कोशिकांग होते हैं वो भी अलग अलग होने लगते हैं और बीच में से इस तरह से ये झिल्ली बाहर से अंदर की तरफ होते हुए लास्ट में अमीबा दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो क्योंकि दो भागों में बटा है इसलिए हम इसे कहते हैं द्विखंडन। इसी तरह से आ जाता है बहुखंडन। तो बहुखंडन के अंदर क्या होता है कि जो केंद्रक होता है वो बहुत सारे भागों में टूट जाता है और हर केंद्रक के चारों तरफ जीव द्रव्य और जो कोशिकाएं होते हैं वो व्यवस्थित हो जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में इसके ऊपर एक मोटी परत छा जाती है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो परत है वो टूट जाती है और इसमें से जो बीजाणु है वो बाहर निकल जाते हैं, जो जीव हैं वो बाहर निकल जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में आकर के ये अपना नया जीव का विकास करते हैं। तो ये बहुखंडन का जो उदाहरण है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जानते हैं ना बच्चों, ये वही जीव है जिसके द्वारा मनुष्य में मलेरिया रोग होता है। और मलेरिया रोग को कौन फैलाता है? जल्दी से बताइए। जी हाँ, मलेरिया रोग को मादा एनोफ्लीज मच्छर फैलाती है। तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, पुनरुद्भवन किसे कहते हैं?
तो किसी कारणवश जब निम्न वर्ग के पौधों के शत विक्षत हो जाते हैं, वो कई भागों में टूट जाते हैं, तो हर भाग से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है, तो इसे ही पुनरुद्भवन कहा जाता है। पर पुनरुद्भवन के लिए एक विशेष बात ये होना जरूरी है बच्चों कि वो जो टूटा हुआ भाग है जो नए जीव में विकसित होगा, उस हर टूटे हुए भाग में केंद्रक का होना चाहिए। अगर केंद्रक होगा उसके अंदर तो वो नया जीव विकसित कर पाएगा, और यदि केंद्रक नहीं होगा तो वो वाला भाग नष्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं कि जीवाणु जनित यौन संचरित रोगों के नाम बताइए। तो मनुष्य के लिए पूछा गया है कि मनुष्य में जीवाणु जनित यौन संचरित रोग कौन से हैं। तो दो रोग हैं, गोनेरिया और सिफिलिस। इसी प्रकार वायरस जनित यौन संचरित रोग कौन से हैं। तो मस्सा और HIV एड्स जो हैं वो वायरस जनित यौन संचरित रोग हैं। क्लियर है बच्चों?